A very good morning to everyone. As we know, we left with a very little portion in the previous lecture, and in this video we are going to understand some chronology, and after that we will tell you the things which much more important for our history point of views. So firstly, I want to tell you, we if we firstly we can complete the portion of this progress in the limitation of the Neolithic phase, and after that we will complete our chronology, because chronology is much more important as a comparison to our lesson, because it contains a lot of dates, lot of criteria in which that things are the events are happen. So it's our duty to complete it, because by doing the chronology we have some rough structure in our mind, right? So why waste our time? Let's come to our agenda. This is much more beneficial for our study. So I am going to start from very initial. The period between 9000 to 3000 BC saw remarkable technological progress in a Western Asia. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितनी भी यानी कि जो 9000 से 3000 BC के अराउंड देखा जाए तो बहुत ही रिमार्केबल टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस देखने को मिलती है हमारी वेस्टर्न एशिया में। जो पीपल थे उन्होंने डेवलप किया आर्ट्स ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि उनके पास यानी कि जुताई की यानी कि आर्ट आ चुकी थी, और क्या बोलते हैं वीविंग, मतलब उनको बुनना आ गया था, पोर्ट मेकिंग आ गई, मतलब बर्तन बनाना आ गया था, हाउस बिल्डिंग मतलब घर बनाना आ गया था, स्टॉक रेजिंग यानी कि फसलों का जो ग्रेन होता था उसको यानी कि रखना आ गया था, मतलब बनाना आ गया था, राइटिंग मतलब लिखना आ गया था, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उनको आ चुकी थी। द प्रोसेस हाउ यू आर स्टार्टेड a little late in India। कहने का मतलब ये है कि हाउएवर जो यानी कि स्टार्टेड हुआ बहुत ही कम हमारे भारत में हुआ तो बहुत कुछ बाहर सबसे ज़्यादा हुआ, लेकिन इंडिया में ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिली हैं 9000 से 400 BC के अराउंड। ठीक है, हमारे यहाँ 2400 BC से 1000 BC के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एरा दे रखा है 9000 BC से 4000 BC के अंदर हमारे यहाँ बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, नियोलिथिक एज in Indian subcontinent began around 7th millennium BC। कहने का मतलब यहाँ पर है जो नियोलिथिक एज है इन द इंडियन सब कंटिनेंट अगर देखा जाए तो वो अराउंड यानी कि लगभग 7th मिलेनियम BC के अराउंड यानी कि स्टार्ट हुआ था हमारे भारत में। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट क्रॉप्स जो थी वो इंक्लूड करती थी, जैसे वीट, बर्ले, जो यानी कि कैम टू बी कल्टिवेटेड इन द सब कंटिनेंट, हमारे यानी कंटिनेंट में यानी कि कल्टिवेटेड किया जाती थी, एंड विलेजेस वर इस्टेब्लिश्ड, यानी कि गाँव को इस्टेब्लिश किया गया इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के पार्ट में यानी कि उसे यानी कि इस्टेब्लिश किया गया हमारे यानी कि गाँव को। ठीक है, और what distinguished the Neolithic people was their use of the stone shells which were edged and pointed। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि what distinguish, क्या उनको यानी कि विभेदित करता है, मतलब क्या उनको अंतर देता है फॉर न्यूलिथिक पीपल, जो यानी कि देयर यूज यानी कि जो यूजेस था उनका सेल्ट्स का, यानी कि पत्थर के सेल्ट्स का, विच वर एजेस, जिनकी एजेस कैसी थी, पॉइंटेड कैसे, यानी कि किसकी यानी कि जो क्या बोलते हैं, जिनके जो किनारे होते थे वो एज कैसा होते थे, उनका पॉइंटेड होता था या सर्कुलर होता था, इस टाइप का सब कुछ यानी कि उन पर डिपेंड करता था। वो अंतर बताते हैं उनकी यानी कि कार्य की कुशलता पर, मतलब कौन किस तरीके से काम करता था। बहुत से लोग ऐसे थे कि यानी कि वो यानी कि अपने औजार बनाते थे सर्कुलर फॉर्म में, कुछ यानी कि अपने औजार बनाते थे नुकीले फॉर्म में, कुछ अपने औजार यानी कि अलग टाइप से बनाते थे, मतलब डिजाइनदार। तो ये सारा डिफरेंट था अलग अलग यानी कि एजेस को लेकर। ठीक है, अब मैं बात कर दूंगा दीज सेल्ट्स मोस्टली सर्व्ड एज टिलिंग टूल्स। ये जितने भी यानी कि जो सेल्ट्स थे उनको यानी कि यूज किया जाता था खुदाई के लिए। ठीक है, सच एज होज एंड प्लोसेयर। कहने का मतलब है जो होज थे, ठीक है, वो और यानी कि जो हल होते थे उनको यानी कि क्या किया जाता था, खुदाई के लिए यूज किया जाता था, मतलब जुताई के लिए यूज किया जाता था। दे वर मींट, उनका मानना था कि यानी कि फॉर द डिगिंग एंड ग्राउंड सोइंग सीड्स। और जब भी यानी इन चीज़ों यानी प्लोसेयर और यानी कि होज का जो यूज़ किया जाता था, इनका एक ही पर्पज़ होता था कि कब यूज़ किए जाएंगे, या तो हमें बीज बोना है तब करेंगे, या हमें खेत की जुताई करना है तब करेंगे, बस। ऑल दीज मीन्स ए रिवोल्यूशनरी चेंज इन द मोड ऑफ द सबसिस्टेंस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, ये जितने भी यानी कि जो मतलब था इनका रिवोल्यूशनरी चेंज में, ठीक है, उनका एक ही मतलब होता था कि
उनके अंदर चेंज आए, मोड ऑफ सब्सिस्टेंस, पीपल को यानी जो पीपल थे नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द हंटिंग। ये सब चीज़ें इसलिए कर रहे थे कि हम लंबे समय तक यानी कि खाली शिकार पर डिपेंडेंट ना रहें, फिशिंग पर डिपेंडेंट ना रहें, यानी कि गैदरिंग मतलब किसी भी जानवर को गैदर करके खाना मतलब मारना, उसी पर डिपेंडेंट ना रहें, हम अपना कमाएं और खाएं। ये सोच इनकी धारणा अंदर आ चुकी थी। विद कल्टिवेशन द एंड कैटल हस्बेंड्री प्रोवाइडिंग देम विद फूड, कहने का मतलब ये है पशुओं को पालना और उनसे खेती करना, ये उन चीज़ों को सिखा चुका था कि उनको समय समय पर तुरंत फूड मिल जाता था। और यानी कि हंटिंग के पर्पज से क्या होता था, आज यहाँ पर यानी कि आज ये लोग हंटिंग कर रहे हैं, तो आगे चलकर लगभग 100 से 200 किलोमीटर या मान लो 20 से 30 किलोमीटर आगे दूरी पर जाकर वो लोग कहीं पर दोबारा से हंटिंग करेंगे। और कभी कभी ऐसा हो जाता था कि आज अगर खा लिया है तो 3 दिन तक खाना ही नहीं मिला। लेकिन जब कल्टीवेशन का जलवा आ गया तो उसमें क्या था कि यानी कि आज कल्टीवेशन कर लिया है तो उसके बाद जब लास्ट में फसल आएगी तो उसको रख कर आराम से खा रहे हैं। तो मतलब पर्पज ये था कि अब लंबे समय तक वो भूखे नहीं रहेंगे, रोज उनको खाना मिल जाएगा, ये पर्पज था। विद देयर टूल्स दे आल्सो बिल्ट ड्वेलिंग्स, ये जो यानी कि जो टूल्स थे, ठीक है, उसमें यानी कि उसमें उन्होंने यानी कि बिल्ड किए ड्वेलिंग्स, मतलब अपने घर को यानी कि बिल्ड किए। विद न्यू मीन्स ऑफ फूड शेल्टर्स, उन्होंने अपना यानी कि घर बनाए, यानी कि फूड शेल्टर मतलब वहाँ पर उनको खाना मिल सकेगा। देवर क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड ऑफ कल्टीवेशन, उनको यानी कि उनको ये भी था कि यानी कि वो कल्टीवेशन के लिए थ्रेशोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये यानी कि पीपल ऑफ द स्टोन एज, वो यानी कि सफ़र नहीं करेंगे, ठीक है, सफ़र फ्रॉम द ग्रेट लिमिटेशन, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो स्टोन एज के जो पीपल थे वो बहुत ही सफरिंग कर रहे थे, कहाँ से, यानी कि बहुत सारी लिमिटेशन थी उनके जीवन में। एज दे हैड डिपेंडेड मोस्ट इंटायरली ऑन द टूल्स वीपन्स मेड ऑफ द स्टोन्स, वो उस वक्त यानी कि सबसे ज़्यादा स्टोन यानी कि स्टोन एज के अगर आदमी को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वो लोग यानी स्टोन के जो औजार थे उन्हीं पर डिपेंडेंट थे। उनके पास कोई भी अदर यानी कि जो ऐसी धातु नहीं थी, ऐसी यानी कि मटेरियल नहीं था जिससे वो अपने औजार बना सकें जो कम वजन हो, उनको कुशलता मिले काम करने में, ऐसा कुछ भी नहीं था उनके समय में। दे कुड नॉट फाउंड सेटलमेंट्स फार अवे द हिली एरियाज, they could settle only on the slopes of the hill in the rocks of the shelters and hilly river valleys, कहने का मतलब ये है कि ये अपने घर कहाँ बनाते थे, ओनली ऑन द स्लोप्स, यानी कि ढालूदार क्षेत्र में यानी कि अपने घर बनाते थे। स्लोप्स मतलब जहाँ पर यानी कि जो ढाल होती थी वहाँ ढालू क्षेत्र में अपने घर बनाते थे। हिली एरियाज मतलब पहाड़ी क्षेत्र में घर बनाते थे जहाँ पर रॉक्स होती थी, चट्टानें होती थी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये अपने घर यानी कि रिवर वैलीज में बनाते थे जहाँ पर इन्हें पानी आराम से मिल जाए। आल्सो इवन विद द ग्रेट एफर्ट्स, ये बहुत बड़े एफर्ट करते थे, अपने बहुत मेहनत करते थे। दे वर अनेबल टू प्रोड्यूस, बहुत ही अनेबल थे प्रोड्यूस करने के, मोर देन नीड फॉर बेयर सब्सिस्टेंस, जितना इन्हें चाहिए होता था उतना यानी कि इनको खाना नहीं मिल पाता था, यानी कि इतना मतलब मेहनत ज़्यादा करते थे लेकिन उससे ज़्यादा उनको मिलता नहीं था क्योंकि इनके औजार उतने कुशलता वाले नहीं थे, क्योंकि पत्थर के औजार कितनी देर तक आदमी काम कर लेगा, सब चीज़ें ये थी। अब मैं बात करूँगा क्रोनोलॉजी की। क्रोनोलॉजी इज द मच मोर इम्पोर्टेंट एज ए कंपेरिजन टू आवर chapter, right? So in this chapter we will discuss each and everything, so it is very important for us to discuss the chronology with time by time period, right? At time period to time period, right? So in this I want to say everyone, you please continuously watch it very carefully and understand what I'm going to teach you here. So in the now 9000 BC में अगर देखा जाए तो नियोलिथिक जो एज है वो बिगन हुआ था इन द वेस्टर्न एशिया में। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन नियोलिथिक एज बिगन इन वेस्टर्न एशिया, तो क्वेश्चन इज 9000 BC, ठीक है, सिंपल आंसर। नियोलिथिक सेटलमेंट्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कब हुआ? अगर कोई पूछे कि नियोलिथिक सेटलमेंट्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कब हुआ था, तो उसका आंसर है 7000 BC। फिर उसके बाद आंसर आ जाता है कि नियोलिथिक साइट्स ऑफ द नॉर्थ ऑफ द विंध्याज, तो यहाँ पर आंसर आता है कि 5000 BC कि नियोलिथिक जो साइट्स हैं वो यानी कि विंध्यान रेंज में कब डेवलप हुई, यानी कि विंध्यान रेंज में कब आई, तो उसका आंसर है 5000 BC। 4500 ऑनवर्ड्स जो पोर्टर्स थे उसकी व्हील आ चुकी थी हमारे यानी कि कंटिनेंट में, जो वेस्टर्न एशिया क्या बोलते हैं, जो हमारा पाकिस्तान यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो यानी कि जुड़ा हुआ एरिया है वहाँ पर मिली थी देखने को, फिर बाद में पूरे सब कंटिनेंट में फैल गई थी।
27,000 2700 अगर देखा जाए तो अर्लीस्ट डेट ऑफ द नियोलिथिक सेटलमेंट्स, जो यानी कि ये एक ऐसी यानी कि सबसे पहली डेट थी सेटलमेंट्स की इन द कश्मीर रीजन में, यानी कि वहाँ पर देखने को मिला था नियोलिथिक सेटलमेंट्स, यानी कि नियोलिथिक साइट्स देखने को मिली। 2500 नियोलिथिक साइट सेटलमेंट्स इन द साउथ इंडिया में देखने को मिली। ठीक है, अभी तक हम लोग नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे थे, इंडियन सब कंटिनेंट की बात कर रहे थे, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे थे, लेकिन आप साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं तो साउथ इंडिया की जब भी बात करेंगे तो लगभग 2500 बीसी के अराउंड ये हमें चीज़ें साउथ इंडिया में देखने को मिली। 2000 बीसी के अराउंड देखने की बात करें तो जो अर्लीस्ट डेट फॉर द चिरंद नियोलिथिक फेज, यानी कि ये एक पहली डेट थी चिरंद के लिए, नियोलिथिक फेज के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाती है 1000 बीसी। तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये है लेटेस्ट एविडेंस ऑफ द नियोलिथिक सेटलमेंट्स इन द सदर्न एंड द ईस्टर्न इंडिया। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि लेटेस्ट एविडेंस जो है नियोलिथिक सेटलमेंट्स के इन द सदर्न इंडिया एंड द वेस्ट ईस्टर्न इंडिया। कहने का यहाँ पर ये पूरा मतलब है कि जो लेटेस्ट एविडेंस थे नियोलिथिक सेटलमेंट्स के इन सदर्न इंडिया में, वो और ईस्टर्न इंडिया के लिए जो यानी कि एविडेंसेस हुए थे सदर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया में, किसके लिए, नियोलिथिक सेटलमेंट्स के लिए, वो 1000 बीसी के अराउंड देखे गए हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंड करता हूँ इस लेक्चर के लिए। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।